हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब कोविड के इस दौर में घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। तो आज जो एडवांस की इस वीडियो सीरीज में के अगले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हमने पिछले 2-3 वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के जितने भी बेसिक थ्योरम्स हैं उससे जो जेईई मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है वो हमने किए। आज हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे जो प्योरली जेईई एडवांस से रिलेटेड है। और जो एडवांस में खूब सारे क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि इस पे आगे भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। और आगे जो है वो इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका एडवांस नहीं होता, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आज हम ज्योमेट्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक बातें हैं वो मैं बता दूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉडुलस। दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 है तो वो दो एर्गेंड प्लेन में दो पॉइंट को रिप्रेजेंट करते होंगे, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, z1 माइनस z2 का मॉड। क्योंकि जब इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सिंपल कोऑर्डिनेट है। अगर मैं सेक्शन फार्मूला की बात करूं, सेक्शन फार्मूला की बात करूं तो अगर मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 z2 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, तो z का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जैसे आपने सेक्शन फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ z1 एंड z2 z1 प्लस z2/2। तो ये कुछ बेसिक बात है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि पैरेललोग्राम अगर z1 z2 z3 z4 वर्टिसेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर ये चार वर्टिसेस हैं किसके, क्वाड्रिलेटरल के, तो कब ये पैरेललोग्राम होगा, कब ये पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, जरा देखो। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो क्या एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हाँ करते हैं। z1 z2 z3 और z4। तो ये जो z होगा वो z क्या z1 प्लस z3/2 होगा, क्योंकि ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा होगा और ये z इसको भी तो बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो दोनों आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ये पैरेललोग्राम तब होता है जब क्या हो, ये दोनों आपस में इक्वल हो, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं z1 प्लस z3 इक्वल टू z2 प्लस z4, क्योंकि बाई 2 और बाई 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब पैरेललोग्राम में स्पेशल केस हम बनाते चलते हैं, और पैरेललोग्राम में अगर मान लो रोम्बस आ जाए, क्या आ जाए, रोम्बस आ जाए, तो क्या होगा, तो अगर मान लो रोम्बस हो तो रोम्बस पैरेललोग्राम तो होगा नहीं, तो z1 प्लस z3 इक्वल टू z2 प्लस z4 तो होगा ही। बट क्या सिर्फ यही होगा, तो नहीं, क्योंकि अगर ये रोम्बस है तो ये साइड और ये साइड इक्वल भी होना चाहिए, एडजेसेंट साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए। तो कोई भी दो एडजेसेंट साइड का लेंथ ले लो और वो उसको क्या कर दो, इक्वल कर दो। सिमिलरली तुम चाहो तो स्क्वायर की कंडीशन भी बना सकते हो एंड रेक्टेंगल की कंडीशन में, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होगा कि जो है वो ये तो होगा ही, ये भी होगा, सॉरी रेक्टेंगल में क्या होगा, डायगोनल इक्वल होंगे। इसमें क्या होगा, ये तो होगा, 1 तो होगा ही, और उसके साथ में क्या होगा, डायगोनल इक्वल कर दोगे। और स्क्वायर में क्या होगा,
एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगा और डायगोनल भी इक्वल होगा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस इसको अगर मैं ले लूं प्लस डायगोनल इक्वल। तो अगर तुमको स्क्वायर चेक करना हो तो उसमें 3 कंडीशन बनाओगे। एक तो तुम ये करोगे, दूसरा तुम एडजेसेंट साइड को भी इक्वल करोगे और तीसरा क्या करोगे, डायगोनल इक्वल करोगे। और रेक्टेंगल में क्या करोगे, एक तो पैरेललोग्राम बनाओगे और सिर्फ डायगोनल इक्वल कर दोगे, सफिशिएंट है वो। समझ में आया? तो ये हमारा बेसिक जो था जो हमको आगे यूज करना है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योमेट्री में, जिससे हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री को, ये सब तो बेसिक बातें थी, वो है रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वो क्या है? रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन डिजाइन होते हैं। ठीक है, रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका मतलब ये हुआ कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रोटेट करें। तो हम इसको देखेंगे कि कैसे रोटेट करना है, किसके रिस्पेक्ट में रोटेट करना है। तो यहां पर क्या होता है कि रोटेट Z1 with respect to Z0 to get Z2। यानी कि डायग्राम जरा देखो, ये हमारा Z1 है और ये हमारा Z0 है। तो Z1 को Z0 के रेस्पेक्ट में रोटेट करो, ठीक है? तो सबसे पहले हम एंगल के बारे में बात करेंगे कि कितने डिग्री से रोटेट करना है। तो एंगल होगा थीटा इन ACW/CW। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी रोटेट कर सकते हैं और क्लॉकवाइज में भी कर सकते हैं। तो अभी हम फिलहाल एंटी क्लॉकवाइज को देखते हैं जरा। तो अगर मान लो मैंने इसको एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में रोटेट किया, तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ये एंगल थीटा से मैंने रोटेट किया, Z2। अब वो Z2 कहां होगा? वो Z2 इस लाइन पर होगा। अब अगर आपको ये लग रहा है कि यहां से लेके यहां तक अगर डिस्टेंस d है, तो क्या यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस भी d रहेगा? तो आप चाहे तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। रोटेशन में एक फायदा है कि आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। इस लाइन पर Z2 को आप कहीं भी पुट कर दें, ठीक है? मान लो कि Z2 कहां गया, यहां आ गया। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि मैंने रोटेट किया एंगल थीटा से, लेकिन हम क्या करते हैं, रोटेशन हमारे दिमाग में आते ही ये सर्कल बनता है। इसको रोटेट करूंगा तो यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, ये सारा लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। बट कॉम्प्लेक्स रोटेशन में ऐसा नहीं है। आप चाहे तो इस लेंथ को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? आप चाहे तो इस लेंथ को चेंज भी कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, अगर Z2 लेना है तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि Z1 माइनस Z0 का जो मॉड है वो ये वाला डिस्टेंस है, और Z2 माइनस Z0 का जो डिस्टेंस है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये इक्वल हो तो भी रोटेशन अप्लाई होगा, इक्वल नहीं हो तो भी रोटेशन अप्लाई होगा। तो अब देखो जरा, यहां पर Z2 क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं बताता हूं। Z2 में से Z0 को माइनस करो और इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, और फिर Z1 माइनस Z0 और अपॉन Z1 माइनस Z0 और इंटू e का पावर आयोटा थीटा। ठीक है? किसके लिए? फॉर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। अब यहां पे Z2 माइनस Z0 ये इसीलिए मेंशन किया गया है कि अगर आपको इसका लेंथ चेंज करना हो, अगर इसका लेंथ चेंज करना हो तो आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होगा। अगर लेंथ चेंज नहीं करना होता तो इसको मैं सिर्फ लिखता Z2 माइनस Z0 इक्वल टू Z1 माइनस Z0 इंटू ई का पावर आयोटा थीटा, अगर लेंथ सेम रखता। और इस फॉर्मूला में वैसे भी देखो जरा, इससे कैंसिल आउट हो जाता। अगर इक्वल होता तो इक्वल होगा तो ये बन जाएगा। तो हम लोग नॉट नेसेसरी की इक्वल होगा वाला केस लेके चलते हैं और ये फॉर्मूला बना दी।
अब अगर इक्वल हुआ तो दोनों डिनोमिनेटर को क्या कर दो, कैंसिल आउट कर दो, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसको रहने दो। तो जो भी लेंथ चाहिए वो आपको गिवन होना चाहिए। तो रिक्वायरमेंट किसका किसका होगा, यहाँ पे किसका किसका रिक्वायरमेंट होगा, रिक्वायरमेंट होगा तुमको Z1 का, Z0 का, थीटा का, कि भाई किसको रोटेट कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में रोटेट कर रहे हैं और कितने एंगल से रोटेट कर रहे हैं, और साथ में Z2 माइनस Z0 का मॉड। अगर ये नहीं पता तो फिर आप लेंथ को चेंज नहीं कर सकते, फिर सिर्फ आप Z2 वही निकालेंगे जो ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है अगर लेंथ को क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, तो इफ Z0 इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि क्या, ओरिजिन, यानी कि अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में रोटेट किया जाए तो ये Z0 लिखने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो तुम इसको लिख सकते हो Z2 अपॉन Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 अपॉन Z1 का मॉड इंटू ई का पावर आयोटा थीटा। तो ये जो हमारा रोटेशन का फॉर्मूला है ये किसके लिए हो गया, रोटेट अबाउट ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन के अबाउट रोटेट करना हो तो तुम ये कर लो, समझ में आया कि नहीं आया। और ये तो हो गया, और यहां पर नोट कर लो क्या, पुट थीटा इक्वल टू माइनस थीटा फॉर क्लॉकवाइज रोटेशन। तो अगर मान लो हमने ये जो दोनों फॉर्मूला पढ़ा, ये जो हमने दोनों फॉर्मूला पढ़ा, ये किस रोटेशन के लिए हमने पढ़ा था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए पढ़ा था। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट करना हो तो फॉर्मूला सेम रहेगा, जो यहां पर थीटा है उसकी जगह क्या पुट कर लोगे तुम, माइनस थीटा। ठीक है, इसी पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो तुमको याद रखना होगा। तो वो ये है कि Z1, Z2, Z3 आर vertices of equilateral triangle, then Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हों तो ये रिजल्ट होता है। इसका प्रूफ भी है, आप रोटेट करके इसको निकाल सकते हो, बट अभी हम रिवीजन कर रहे हैं, आप इसको याद रखो, प्रूफ आए चाहे ना आए। कभी अगर प्रूफ की जरूरत हो तो कमेंट करो कि हाँ सर इसका प्रूफ चाहिए, मैं 5 मिनट का वीडियो बना के डाल दूंगा। और अगर Z1, Z2 एंड Z3 आर वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल प्लस आइसोसेलेस, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी हो और साथ में क्या हो, आइसोसेलेस भी, यानी कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स हो। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या होगा, और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें जो है वो राइट एंगल किस पे होगा, इसमें राइट एंगल किस पे होगा। तो Z1 Z2 Z3 होगा तो हम राइट एंगल इसको दे देते हैं, और Z1 और ये Z3। तो राइट एंगल ट्रायंगल प्लस आइसोसेलेस, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा, यानी कि Z1 माइनस Z3, हालांकि हाइपोटेनस नहीं बोल सकते इसको, यहां पर मॉडुलस नहीं है, बट फिर भी एक तरह से याद रखने के लिए, ट्वाइस ऑफ Z1 माइनस Z2 इंटू Z2 माइनस Z3, ये रिजल्ट होगा। इसका भी प्रूफ तुम रोटेशन से चेक कर सकते हो, अगर नहीं समझ में आया तो बताना, हम जो है वो आपको बता देंगे। तो ये जो हमने देखा, जो आखिरी वाला हमारा है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो और साथ में क्या हो, आइसोसेलेस हो, तो Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z3, जो कि ये वाला है। तो ये दो रिजल्ट है जो इंपॉर्टेंट है रोटेशन पे। अब रोटेशन पे क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं जरा उसको देखते हैं, एक दो क्वेश्चन बनाते हैं।
इस रोटेशन में जेईई एडवांस में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो एक दो क्वेश्चन देखते हैं पहले मॉडरेट टाइप के, ठीक, हम फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन ये है कि if one vertex of equilateral triangle is 1 plus iota and centroid is at origin, then find other two vertices। तो क्वेश्चन ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक वर्टिसेस क्या है, 1 प्लस आयोटा है, और जो सेंट्रोइड है वो ओरिजिन पे है। तो बताओ बाकी दो वर्टिसेस क्या होंगे। तो देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, ये 1 प्लस आयोटा ले लिया मैंने इसको, बाकी दो क्या है ये पूछा है, और बोला है कि इसका जो सेंट्रोइड होगा क्योंकि इक्विलेटरल है ये ओरिजिन है। ठीक है, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको मैं सी मान लेता हूं। इसको मिलाओ यहां से, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। तो अब अगर मैं क्या करूं जरा देखो इसका सॉल्यूशन, रोटेट A with respect to origin by 120 डिग्री in anti-clockwise। अगर मैं इसे A को, ये तो ओरिजिन है ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में 120 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं, ठीक है, तो ये जो है यहां पहुंचेगा, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, विद इक्वल लेंथ। तो क्या हमको वर्टेक्स ऑफ बी मिलेगा? हाँ या ना? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो जब ए को तुम, इस ए को तुम ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लेंथ इक्वल रखते हुए इसके डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो ये जो मिलेगा वो बी मिलेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे। तो अगर मैं इसको मान लू Z1, इसको मान लू Z2 और इसको क्या मान लू Z3, तो Z2 जिसको निकालना होता है वो पहले आता है, अपॉन Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 अपॉन Z1 का मॉड e का पावर आयोटा थीटा। यही फॉर्मूला है अबाउट ओरिजिन का, क्योंकि Z2 माइनस Z0 होता है और Z0 तो 0 प्लस 0 होता है। ये दोनों कैंसिल आउट होंगे कि नहीं होंगे? तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा? एज Z1 का मॉड इक्वल टू Z2 का मॉड, क्योंकि Z1 का मॉड क्या होगा, यहां से ये वाला लेंथ, क्योंकि ये तो ओरिजिन है। ठीक है, अगर मान लो ये ओरिजिन है और यहां पर कहीं Z1 है तो ये वाला लेंथ, यही तो मॉड Z1 होगा। तो मॉड Z1 और मॉड Z2 दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं है? ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है कि नहीं? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्या है, सेंट्रोइड है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो Z2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 क्या है 1 प्लस आयोटा है और साथ में इंटू e का पावर आयोटा क्या 2π/3 120 डिग्री, और 1 प्लस आयोटा को तुम क्या लिख सकते हो, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा √2 इंटू e का पावर आयोटा, और इसका क्या होगा π/4 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर 2π/3 है, तो यानी कि 45 डिग्री इसका और प्लस 120 डिग्री। ठीक है, तो क्या बन जाएगा √2 e का पावर आयोटा 165 डिग्री। समझ में आया क्या? तो Z2 क्या हो जाएगा हमारा √2 इंटू कॉस 165 डिग्री प्लस आयोटा
साइन 165 डिग्री। अब cos 165 डिग्री को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 180 माइनस 165, और वो क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस आ जाएगा और यहां पर 15 डिग्री आ जाएगा, और 180 माइनस 165 प्लस ही रह जाएगा क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, 15 डिग्री। अब cos 15 और साइन 15 का वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो, खत्म बात। अब अगर वही मैं क्या करता, रोटेट ए अबाउट origin by 120 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज में रोटेट कर देता है ऐसे, तो यहां से टू गेट सी, तो यहां से हमको सी का वर्टिसेस मिलता है कि नहीं मिलता। तो जो यहां पर तुमने आयोटा थीटा किया है, तो इसके लिए थीटा की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 120 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो जो यहाँ पे तुमने प्लस 2π/3 लिया है, माइनस 2π पुट कर दोगे तो किसका मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ सी मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम रोटेशन को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ तुमने क्या देखा कि दोनों इक्वल गिवन था कि नहीं गिवन था, क्योंकि इक्विलेटरल का था तो कैंसिल आउट हो गया। अगर इक्वल टू नहीं होता तो तुमको गिवन होना चाहिए था कि Z2 का मोड क्या होगा, और वो गिवन होगा। तो ये हमारा हो गया रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम देखते हैं कि आगे जो है स्ट्रेट लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमारा जनरल इक्वेशन होता है ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, यही हमारा जनरल इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन होता है। अब यहां पे अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं z प्लस z बार बाई 2, क्योंकि तुमको पता है कि x क्या होता है z प्लस z बार बाई 2, और y क्या होता है z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा, सॉरी z बार, ये होता है। ठीक है, अगर z x प्लस आयोटा y है तो, अगर z इक्वल टू x प्लस आयोटा y है तो इस इक्वेशन में ही तुम अप्लाई करोगे, तो a इंटू जेड प्लस जेड बार बाई 2 प्लस b, और y की जगह क्या z माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा और प्लस सी इक्वल टू क्या 0। यहां तुम z इक्वल टू लिख लो x प्लस आयोटा y। ठीक है, अब इस आयोटा को अगर मैं मिटा दूं और यहाँ पे आयोटा बाई आयोटा करूं, तो यहाँ माइनस करके और यहाँ बी आयोटा लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसको ब्रेक करो, ए जेड बाई 2 प्लस ए जेड बार बाई 2 माइनस बी जेड आयोटा बाई 2 माइनस माइनस प्लस बी जेड बार आयोटा बाई 2 प्लस सी इक्वल टू क्या 0। जेड यहां भी है, जेड यहां भी है, जेड कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा यहां से हमको a माइनस बी आयोटा बाई 2 प्लस जेड बार यहां है और यहां है, कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा a प्लस बी आयोटा बाई 2 प्लस सी इक्वल टू 0। समझ में आया? अब यहां से क्या करोगे, लेट a प्लस बी आयोटा बाई 2, इसको तुम अल्फा मान लो, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये अल्फा हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने इसको अल्फा इसलिए माना कि अगर ये अल्फा लूंगा तो ये अल्फा बार होगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, जेड अल्फा बार प्लस जेड बार अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर मान लो कहीं पे तुमको दिख जाए z इंटू 1 प्लस 2 आयोटा प्लस z बार इंटू 1 माइनस 2 आयोटा प्लस 10 इक्वल टू 0, तो अगर तुमसे कोई पूछे कि किसका इक्वेशन है, तो जरा देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है, उसका कॉन्जुगेट यहां पर है कि नहीं, और यहां z और यहां z बार है, तो ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो ये होता है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि इसमें अल्फा क्या है, तो अल्फा जो होता है वो जेड बार के साथ होता है, तो जेड बार के साथ क्या है 1 माइनस 2 आएगा। ठीक है, यहां पर स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट कुछ अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला बात कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में
स्लोप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्लोप क्या होगा। तो स्लोप जो होता है वो होता है माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा यहां से, अगर ये इस फॉर्मेट में दिया हो, अगर इसका तुमसे पूछे कि कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा, तो तुमको अल्फा तो पता ही है, माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार। तो अगर यहाँ पे स्लोप कोई पूछता तुमसे, तो यहाँ स्लोप क्या होता, अल्फा ये है, तो माइनस अल्फा क्या होता, -1 + 2 अल्फा, सॉरी 2 आयोटा, और अपॉन अल्फा बार यानी कि 1 + 2 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स स्लोप है। कौन सा स्लोप है ये, कॉम्प्लेक्स स्लोप। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही रहेगा। तो अगर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देगा तो उसका स्लोप भी किस फॉर्मेट में रहेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में रहेगा। अगर पैरेलल लाइन हुआ, पैरेलल लाइंस विद स्लोप μ1 एंड μ2, तो यहां पर स्लोप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू से। किससे, म्यू से। तो कॉम्प्लेक्स स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो दो अलग अलग लाइन है, एक का स्लोप μ1 और दूसरे का स्लोप μ2 है। तो पैरेलल लाइन का स्लोप तुमको पता है क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो ये तो रियल में भी होता है और यहां भी हो जाएगा। और परपेंडिकुलर लाइंस अगर हुआ तो यहां से इन दोनों का सम 0 हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स में थोड़ा अलग है, तो इन सबको नोट करो। कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा रियल में, और कॉम्प्लेक्स स्लोप क्या होगा, कॉम्प्लेक्स स्लोप जो होगा वो, सॉरी, कॉम्प्लेक्स स्लोप का सम क्या होगा, 0 होगा। कब, जब परपेंडिकुलर लाइंस होंगे, और पैरेलल होगा तो क्या होगा, इक्वल होगा। कोऑर्डिनेट में रियल स्लोप इक्वल होता था और रियल स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता था, कब, परपेंडिकुलर लाइन के लिए। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको तुमको दिमाग में रखना होगा। तो इसको नोट कर लो, ये बहुत काम का चीज है, ठीक है। बाकी अगर कोई कॉन्सेप्ट आए तो तुम उसको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट से रिलेट करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट को अप्लाई कर दोगे, अगर ऐसा फॉर्मेट में दिया है तो जेड की जगह क्या पुट करो, x + आयोटा y, इसको ब्रेक करके ऐसा इक्वेशन बना लो और उसमें कोऑर्डिनेट अप्लाई कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इमेज निकालना आ गया, ये सब अगर आ गया तो फिर उसको कॉम्प्लेक्स में मत रखो, उसको सॉल्व करके पहले कन्वर्ट किसमें कर लो, कोऑर्डिनेट में, और फिर उसको सॉल्व कर लो। अगर इक्वेशन ऑफ सेंट्रोइड पूछ ले, सॉरी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड z1 + z2 + z3/3, ये क्या होता है, सेंट्रोइड। तो अगर कोई ट्रायंगल हो, उसके 3 वर्टिसेस दिए हो, z1 z2 z3, तो उसका सेंट्रोइड का इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा जैसा हमारा कोऑर्डिनेट में होता है, x1 + x2 + x3/3। तो हमें दो अलग अलग निकालते हैं, या एक ही साथ x वाला दिया जाएगा और y वाला दिया जाएगा। अब जरा सर्कल की बात कर लेते हैं कि सर्कल क्या होगा। तो सर्कल का इक्वेशन जहां देखो, अगर मैं सपोज करूं कि यहां पर एक पॉइंट है z = x + आयोटा y, और ये इसका सेंटर है z0, x0 + आयोटा y0, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही तो रेडियस होता है, और वो r होता है कि नहीं। तो z - z0 का मॉड ये r होगा कि नहीं होगा, क्योंकि z - z0 क्या होता है, लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट z एंड z0, और वही तो रेडियस के इक्वल है। तो अगर तुमको मान लो, तो यहाँ साइड में एक एग्जांपल दे दे तुमको, अगर z - 3 + 2 आयोटा = 10 है, तो ये z लाइज ऑन क्या, सर्कल। ये z है वो कहाँ लाई करेगा, सर्कल के ऊपर लाई करेगा, और उस सर्कल का सेंटर का क्या होगा, 3, -2, क्योंकि इसको मैं क्या लिखूंगा, z - 3 - 2 आयोटा = 10। तो और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस यहाँ 10 दिया ही हुआ है। तो अगर इस फॉर्मेट में कोई हो, कोई भी इक्वेशन, तो इसमें जो z होगा वो किस पे लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका सेंटर क्या है 3, -2, और जिसका रेडियस क्या है 10। तो क्या हमेशा इसी फॉर्मेट में सर्कल होगा, नहीं। क्या हमेशा ऐसा ही देगा, नहीं। जरा इसको स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो। तो z - z0 का मॉड का स्क्वायर = r²। अब तुमको पता है मॉड z का स्क्वायर क्या होता है, z बार। तो z - z0 × z - z0 का बार = r²। अब इसको मैं चाहूं तो मिटा के ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, z बार - z
जेड नॉट बार माइनस जेड नॉट जेड बार और माइनस माइनस प्लस जेड नॉट बार का होल स्क्वायर, सॉरी जेड नॉट बार इक्वल टू क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या करूं कि हमारा जेड नॉट बार और जेड बार जेड नॉट माइनस जेड नॉट को अगर मैं अल्फा मान लूं, माइनस जेड नॉट को अगर मैं क्या मान लूं, अल्फा मान लूं, तो ये इक्वेशन क्या होगा, और साथ में एंड ये जो है जेड नॉट मॉड, इसको मैं लिख सकता हूं जेड नॉट मॉड का स्क्वायर, क्योंकि जेड नॉट मॉड का स्क्वायर क्या होगा, जेड नॉट इंटू जेड नॉट बार और माइनस आर स्क्वायर। अगर मैं यहां पर इसको माइनस करके इक्वल टू 0 कर लूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो यहां से लेके यहां तक है इसको मैं मान लेता हूं सी। क्या मान लेता हूं, सी। तो अभी इक्वेशन क्या बन जाएगा जरा देखो, जेड बार प्लस जेड अल्फा बार प्लस जेड बार अल्फा प्लस सी इक्वल टू क्या, 0। तो मैंने क्या किया, माइनस जेड नॉट को अल्फा अज्यूम कर लिया ताकि जो दोनों माइनस है ना ये प्लस बन जाए। तो यहाँ पर जेड नॉट बार था तो यहाँ पर अल्फा बार होगा, यहाँ पर अकेले जेड नॉट था तो यहाँ पर अकेले अल्फा हो गया, क्योंकि माइनस माइनस था यहाँ मैंने माइनस को अज्यूम किया था तो प्लस हो जाएगा, और इस पूरे को मैंने सी अज्यूम कर लिया। तो ये हमारा होता है जनरल इक्वेशन ऑफ क्या, सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है और सर्कल का इक्वेशन ऐसा भी हो सकता है। तो अगर यहां पर तुमसे कोई पूछे कि सेंटर क्या होगा, तो यहां पर जरा देखो जेड नॉट तुमने सेंटर लिया था कि नहीं, तो माइनस जेड नॉट को अल्फा लिया है तुमने, तो जेड नॉट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा होगा कि नहीं होगा, तो सेंटर क्या होगा, माइनस अल्फा, और रेडियस क्या होगा, तो देखो जरा ये तो आर स्क्वायर है ना रेडियस, इसको उधर भेज दो, तो जेड नॉट का मॉड स्क्वायर, जेड नॉट का मॉड स्क्वायर माइनस सी और इक्वल टू आर स्क्वायर, तो इस पर क्या लगा दो, एक रूट लगा दो, क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो अगर ये इक्वेशन दिया तो इसमें हमारा सेंटर क्या होगा, माइनस अल्फा, और रेडियस क्या हो जाएगा, मॉड जेड नॉट स्क्वायर माइनस क्या, सी। तो अगर इस फॉर्मेट में दे दे हमको इक्वेशन तो क्या होगा जरा देखते हैं। जैसे एग्जांपल, जेड नॉट प्लस जेड इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस जेड बार इंटू 1 प्लस आयोटा प्लस 2 इक्वल टू 0, मान लो ये दे दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, सॉरी जेड बार, तो ये जो देखो, तो यहां अगर मैं इसको ढक लेता तो ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है कि नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट टाइप से होता है कि नहीं होता है, लेकिन वहां पे अल्फा कुछ और होता है, यहाँ पर अल्फा कुछ और होता है। और अगर जेड नॉट हो साथ में तो ये सर्कल बन जाता है, क्योंकि जेड नॉट अगर तुम देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर आ गया तो सर्कल का इक्वेशन बन जाता है। तो यहां पर सेंटर क्या होगा, यहां पर सेंटर क्या होगा, तो सेंटर क्या होता है, माइनस अल्फा, और अल्फा किसके साथ आता है, जेड बार के साथ आता है, तो जेड बार के साथ क्या, 1 प्लस आयोटा, तो -1 माइनस आयोटा, यानी कि अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखो तो -1 और -1। और अगर मैं रेडियस पूछूं तो रेडियस क्या होता है, देखो जरा, जेड नॉट का मॉड, तो जेड नॉट तो कौन है, माइनस अल्फा इक्वल टू जेड नॉट ही तो है। तो अब अगर इसका मॉड लिया जाए तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, √2 होगा कि नहीं होगा, और उसका फिर क्या, स्क्वायर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और माइनस क्या, सी, तो चलो यहां पर सी को मैं ले लेता हूं -4, तो माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या आ गया, √6 आया कि नहीं आया, तो इसका रेडियस क्या आ गया, √6 आ गया। तो यानी कि ये कैसे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस सर्कल का सेंटर कहां है, -1 पे है, और जिसका रेडियस क्या है, √6 है। तो ये इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका ये हो गया कंस्ट्रक्शन। तो इस फॉर्मेट में भी दे सकता है इक्वेशन और इस फॉर्मेट में भी दे सकता है। तो ये हो गया हमारा क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, किस पे, कॉम्प्लेक्स नंबर पे। क्या यहीं पे खत्म हो जाता है टॉपिक, तो जी नहीं, यहीं पे खत्म नहीं होता है। इसमें अभी हमको और भी जो है वो देखना है लोकस वगैरह के बारे में। तो जरा देखते हैं कि लोकस का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कुछ
कुछ और लोकस देखते हैं जरा क्या होता है। ये तो हमने सर्कल देख लिया। अब ये जो अगला जो 4-5 पॉइंट में लिखवाने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एडवांस में खूब सारे सवाल डिजाइन होते हैं इससे। अगर z माइनस z1 सबसे पहला, अगर सपोज करो मैं ये बोलूं कि z माइनस z1 का मॉड इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड है, तो यहां पर जो लोकस ऑफ z है वो क्या होगा? तो यहां पर लोकस ऑफ z जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। यानी कि अगर ये z1 है और ये z2 है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि इसका मिड पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करो। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लो, जरा देखो। अगर मैं इसको z ले लूं तो z माइनस z1 का मॉड इक्वल टू z माइनस z2 का मॉड होगा कि नहीं होगा? ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? आपने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कोई भी पॉइंट उन दोनों पॉइंट से, उस लाइन सेगमेंट के दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो यहां पे अगर कैसा दे दे, अगर एग्जांपल z माइनस 5 प्लस 2 आयोटा का मॉड इक्वल टू z माइनस 3 आयोटा का मॉड, और पूछे कि लोकस ऑफ z क्या होगा, तो लोकस ऑफ z क्या होगा? यहाँ पर लोकस ऑफ z इज स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा ये। और वो कौन सा लाइन होगा? वो होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस, उसके एंड पॉइंट क्या होंगे? तो ये जो स्ट्रेट लाइन हमारा होगा यही हमारा क्या होगा? रिक्वायर्ड लोकस होगा। और ये जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा जिसके एंड पॉइंट कहां से मिलेंगे? यहां से और यहां से। तो यहां से अगर तुम माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को क्या लो? कॉमन, क्योंकि z माइनस z1 होता है तो बीच में माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा? 5 माइनस 2 आयोटा, और यहां से क्या मिल जाएगा? 3 आयोटा। तो 5 माइनस 2 आयोटा और 3 आयोटा को मिलाने वाला जो लाइन होगा उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा और वो की स्ट्रेट लाइन होगा, वही लोकस ऑफ क्या होगा? z होगा। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट था। ठीक है, ऐसे ही 2-4 और हम देखते हैं। दूसरा, z माइनस z1 का मॉड प्लस z माइनस z2 का मॉड इक्वल टू k। यहां पे 3 केस बनते हैं। k इक्वल टू z1 माइनस z2 का मॉड। ठीक है, अगर यहां पे मैं पूछूं तुमसे एक बात पहले कि k का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो k का मिनिमम वैल्यू यहां होता है z माइनस z2 का मॉड। x माइनस x1 x माइनस अल्फा का मॉड प्लस x माइनस बीटा का मॉड इक्वल टू y। जब आप रिलेशन फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है यहाँ पर y मिनिमम जो होता है वो अल्फा माइनस बीटा का मॉड होता है। इसका ग्राफ कुछ यूं बनता है, ये x इक्वल टू अल्फा होता है और ये x इक्वल टू बीटा होता है, ये कहीं पे x एक्सिस होता है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो अल्फा और बीटा के बीच में तुम x कोई भी लो, ये फिक्स रहेगा, और ये जो मिनिमम होगा वही y होगा, और उसका वैल्यू क्या होता है? ये होता है। तो उसी से इसको तुलना किया गया है। आप रिलेशन फंक्शन का जो मेरा वीडियो है उसको जाकर के देखो, उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो अगर उस कॉन्सेप्ट से मैं इसका तुलना करूं तो k मिनिमम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि इससे छोटा तो इसका वैल्यू कभी मिलेगा ही नहीं। तो अब k के वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि k अगर मिनिमम के इक्वल हो जाए, k किसके इक्वल हो जाए? अपने मिनिमम वैल्यू के इक्वल हो जाए, तो यहां पर लोकस ऑफ z क्या होगा? तो यहाँ पे लोकस ऑफ z क्या होगा? ठीक है, k अगर मिनिमम से बड़ा हो जाए तो लोकस ऑफ z क्या होगा, और अगर k लेस देन मिनिमम से हो जाए तो लोकस ऑफ z क्या होगा? तो सबसे पहले मैं तीसरे वाले की बात करूंगा, नो लोकस। इसलिए नो लोकस क्योंकि यहां पर जो है वो मिनिमम से छोटा तो इसका वैल्यू हो ही नहीं सकता। इसका सबसे छोटा वैल्यू अगर ये है तो इससे छोटा तो दे ही नहीं सकता। अगर इससे छोटा दिया तो वहां पर क्या हो जाएगा? नो लोकस। और अगर ये इसके इक्वल हो गया तो ये क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा बिटवीन स्ट्रेट लाइन, और वो कहां पर होगा?
anywhere between line segment joining Z1 and Z2। ठीक है, तो इसका जरा डायग्राम से देख लेते हैं, फिर बाकी दूसरे केस को देखेंगे। तो अगर मान लो कि के मिनिमम की इक्वल हो गया, कि अगर मिनिमम की इक्वल हो गया तो क्या होगा, Z1 और Z2। Z जो होगा वो इस पर कहीं भी लाई कर सकता है। मान लो Z यहां हो गया, जरा देखो Z माइनस Z1, ये जो होगा वो Z माइनस Z1 का मॉड होगा। और अगर मैं पूछूं कि यहां से लेके यहां तक क्या होगा, तो ये Z माइनस Z2 का मॉड होगा। अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो इन दोनों का जो एडिशन होगा वो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन दे देगा, यानी Z1 माइनस Z2 का मॉड दे देगा कि नहीं दे देगा। तो उसी के इक्वल के मैंने रखा है कि नहीं रखा है। तो अगर यहां पर जो है वो इसके इक्वल हो जाए तो तुम ये कहोगे कि इस लाइन सेगमेंट जो Z1 Z2 को मिला रहा है इसी पर कहीं पे भी लाई कर जाएगा। या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो दूसरे लैंग्वेज में, स्ट्रेट लाइन तो होगा नहीं, और साथ में कहां पर होगा वो, तो लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2, ब्रैकेट में लिखोगे इंटरनली, यानी कि अगर ये Z1 है और ये Z2 है तो इसके इधर कहीं पर भी Z हो सकता है, Z जो है वो कहीं भी इधर हो सकता है। दूसरा है कि अगर ग्रेटर देन Z1 माइनस Z2 हो जाए तो यहां पर लोकस ऑफ Z जो होता है वो इलिप्स हो जाता है। ये क्या हो जाता है, इलिप्स, क्योंकि अब क्या होगा, ये Z1 है और ये क्या है, Z2 है। बड़ा हुआ तो यानी कि Z कहीं इधर लाई कर जाएगा। और जरा देखो यहां से अगर मैं इसको मिलाऊं और यहां से इसको मिलाऊं तो Z माइनस Z1 और Z माइनस Z2, इन दोनों का सम, इससे बड़ा कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगा। और इलिप्स का डेफिनेशन क्या होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज क्या, कांस्टेंट। तो यहां से इलिप्स हो जाएगा। और तीसरा कि अगर लेस देन Z1 माइनस Z2 दे दे तो यहां से क्या हो जाएगा, नो लोकस, क्योंकि मिनिमम से छोटा तो हो ही नहीं सकता। अब अगर यह है कि मान लो यहां प्लस की जगह माइनस हो जाए, प्लस की जगह क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो अगर मान लो यहां पर माइनस हो जाए और ये के इक्वल हो जाए तो यहां पर भी तीन केस बनेगा। पहला केस में क्या होगा, के इक्वल टू Z1 माइनस Z2। ठीक है, यहां पर जो के का रेंज होता है पहले वो समझ लो। यहां पर जो के होता है वो माइनस Z1 माइनस Z2 का मॉड कॉमा Z1 माइनस Z2 का मॉड, इसके बीच में लाई करेगा। ये होता है रेंज। ठीक है, यानी कि के जो होगा वो इसके बीच में लाई करेगा। ये इस रेंज का क्या होगा, लोअर लिमिट, और ये क्या होगा इस रेंज का, अपर लिमिट होगा। तो यहां से केस 1 ये बनता है कि अगर के जो है इक्वल टू लोअर और अपर लिमिट, ठीक है, अगर ये लोअर या अपर लिमिट के इक्वल हो जाए तो यहां पर जो लोकस ऑफ Z होता है वो होता है ऑन स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 एक्सटर्नली। ठीक है, तो अगर ये के जो है यहां पर ये इन दोनों में से किसी एक की इक्वल हो जाए तो वहां पर जो लोकस होगा वो क्या होगा, Z1 और Z2 के एक्सटेंडेड पार्ट पर कहीं Z लाई करेगा, इसीलिए यहां पर एक्सटर्नली लिखा है। तो जरा देखो Z माइनस Z1 क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, ये Z माइनस Z1 का मॉड होगा। और Z माइनस Z2 का मॉड क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो Z1 माइनस Z2 का मॉड के इक्वल होगा कि नहीं होगा, यानी कि इसके इक्वल होगा कि नहीं। और अगर ये पॉइंट इधर लाई कर जाता तो नेगेटिव में आ जाता, वो समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो है वो Z कहीं पे भी एक्सटर्नली लाई करेगा। और केस 2 अगर लाइज के लाइज बिटवीन रेंज, यानी कि इन दोनों वैल्यू के अगर बीच में कोई वैल्यू दे दे, ठीक है, तो यहां पर लोकस जो है वो हो जाता है हाइपरबोला। लोकस क्या होता है, हाइपरबोला। और केस 3 आउट ऑफ रेंज, के लाइज
इन आउट ऑफ रेंज, या फिर सीधा लिखो के इज आउट ऑफ रेंज। अगर के आउट ऑफ रेंज हो जाए तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा, नो लोकस। तो ये जो मैंने अभी 3-4 पॉइंट बताए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगली वीडियो जो हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें डायरेक्ट जो है वो इन लोकस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे, जो एडवांस के पॉइंट से, जो एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने रोटेशन देखा, डिस्टेंस देखा, सेक्शन फॉर्मूला देखा, जो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हमने कंप्लीट कवर किया। और ये जो दो पॉइंट है इसको आप बार बार देखें और बार बार समझें, ठीक है। इसमें 3 केस यहां भी बनेगा और 3 केस यहां भी। इसमें जो है वो तीसरा केस इसका भी और तीसरा केस इसका भी, दोनों में नो लोकस होता है, क्योंकि के रेंज से बाहर तो जा ही नहीं सकता। अब के का रेंज ये क्यों होता है, यहां पर के का मिनिमम वैल्यू ये क्यों होता है, यहां पर के का मैक्सिमम इनफाइनाइट होता है। इसके लिए आपको रिलेशन फंक्शन में जाना पड़ेगा और मेरे वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच में अगर लाई कर गया तो हाइपरबोला, और लोअर लिमिट अपर लिमिट के इक्वल हो गया तो स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन कहां, Z1 Z2 को ज्वाइन करने वाले लाइन पर एक्सटर्नली। और अगर रेंज के बाहर हो गया तो नो लोकस। यहां भी अगर रेंज के बाहर हो गया यानी कि लेस देन मिनिमम हो गया तो नो लोकस। और अगर मिनिमम की इक्वल दे दिया तो स्ट्रेट लाइन पर लाई करेगा इंटरनली, और अगर मिनिमम से बड़ा दिया तो क्या, एलिप्स। तो स्ट्रेट लाइन एलिप्स नो लोकस, स्ट्रेट लाइन हाइपरबोला नो लोकस। तो ये आपको प्लस और माइनस में डिफरेंस समझ में आ गया। इसको आप बार बार देखें, इस वीडियो को 2-3 बार रिप्ले करके देखें। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम जो है वो इसको दोबारा से 5 मिनट 7 मिनट का और वीडियो बना के अपलोड करेंगे, जो भी आपको जिस भी लाइन में प्रॉब्लम होगा। और नहीं तो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो पार्ट 4 होगा, क्योंकि ये वीडियो पार्ट 3 है। पार्ट 4 आते ही सबसे पहले मैं इसी दोनों के क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको इस दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर अभी ना जाएं, लॉकडाउन चल रहा है, गवर्नमेंट की हुई सारी गाइडलाइन का पालन करें, पढ़ते जरूर रहें क्योंकि आपका एग्जाम पास में आने वाला है, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भूलें नहीं, शेयर भी करें, और अग्रवाल क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लें, ताकि आगे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए गुड बाय।